क्या आप टीचर के बोरिंग लेक्चर सुन सुन के पक चुके हैं? क्या आपको टेक्स्ट बुक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं आता? तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आप देख रहे हैं इम्परफेक्ट बायोलॉजी। वी आर क्रिएटिंग द न्यू फैसिनेशन टू स्टडी बायोलॉजी एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बिलीव मी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना कोई भाषण मचाए। तो आज के लेक्चर का टॉपिक है सेल। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, बिना कोई भाषण मचाए। तो सबसे पहले थोड़ी सी ज्ञान की बातें कि हम बिल्कुल भी टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे और फिर हम इसकी कॉन्सेप्चुअल थिंग्स को बस फोकस करेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट द सेल इज एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन बाबा बहुत ज़रूरी है, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है जितना होना चाहिए उसको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे डेफिनेशन में ये बोला है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, and there are many more definitions just like the cell is the smallest structure and functional unit of life. The cell is the fundamental unit of life. Okay, all they are correct. So we are going to understand it completely. Okay, so here it is written the smallest unit of life means what does it wants to indicate? What does it indicating? What is it indicating? Sorry, what is it indicating? यहाँ पे सेल जो है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब इसके नीचे जीवन हो नहीं सकता। सेल का कंपोजिशन सभी को पता है। सेल में न्यूक्लियस होता है, कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है और यही होता है बस। तो इसमें जो है यहाँ पे सेल के अलावा, मतलब इस सेल, ये जो सेल है, इससे छोटा कोई लाइफ हो ही नहीं सकता। कोई ऐसा चीज़ नहीं हो सकता जो लिविंग परफॉर्म करे, क्योंकि ये पूरा एक कंप्लीट कोऑर्डिनेशन है। ये पूरा एक कंप्लीट कोऑर्डिनेशन है लाइफ के लिए। इट्स वेरी एसेंशियल। अगर किसी ऑर्गेनेल को अकेले छोड़ दो तो फिर वो मीडियम नहीं मिलेगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स द लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट without cell. Life cannot exist. मतलब इससे छोटे यूनिट में लाइफ हो ही नहीं सकता, जीवन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो अगर डेफिनेशन की बातें। अब उसके आगे हम चलते हैं थोड़ी सी ज्ञान की बातें पे। तो बेसिकली व्हाट द सेल इज, cell is composed from three things. These three things are, first is the nucleus, the second one is the cell membrane, and the third last one is protoplasm. हाँ, तो ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है एक सेल। अगर ये तीन चीज़ें उसमें हैं तभी वो सेल है। अगर ये तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ एब्सेंट है तो आँख मूंद के बोल देने का वो सेल नहीं है, पक्का नहीं है। अगर सेल है भी तो वो लाइफ परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, सो इट इज़ लाइक दैट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस के साथ। व्हाट द न्यूक्लियस इज, ओके, एंड व्हाट इम्पोर्टेंट रोल डज इट प्ले inside the cell. तो न्यूक्लियस का हम अभी बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये है सेल, ठीक है, और द नेक्स्ट थिंग इज दिस इज न्यूक्लियस, a spherical structure inside the cell, okay, which is known as the control center of the cell also. अब उसके आगे न्यूक्लियस है क्या?
न्यूक्लियस का अगर स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा होता है। वो यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर पोर होता है, यहाँ पे बाई लेयर मेम्ब्रेन होती है, 2 लेयर की मेम्ब्रेन होती है। फिर अंदर में होता है एक फिर से एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोलस, एंड देयर इज अ थिंग नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, सो गो अहेड। अब क्या है कि न्यूक्लियस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है सेल के लिए? ये जो है ये मेनली बहुत सारे प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है। जितना सेल को नीड है उससे 75 से 80% तक का जो प्रोटीन है वो ये मैन्युफैक्चर करता है न्यूक्लियस। मतलब उससे बनता है, मैन्युफैक्चर नहीं करता लेकिन उसके द्वारा बनता है। ठीक है, मतलब वो अगर नहीं रहेगा तो ये नहीं बनेगा। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट the nucleus contains the hereditary materials। hereditary material मतलब जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है जो मटेरियल, उसे बोलते हैं हेरिडिटी मटेरियल। न्यूक्लियस में होता है, अब क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के बारे में सभी ने सुना होगा, एक्चुअली कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं इसमें एक्चुअली यहाँ पे न्यूक्लियस में जब जनरल फॉर्म में देखा जाए तो जब न्यूक्लियस रेस्ट में होता है तो फिर उसमें जो है क्रोमोसोम टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे। मतलब क्रोमोसोम वेल अरेंज नहीं होता, क्रोमोसोम जो होता है ऐसे बिखरा बिखरा रहता है, तो इसको बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, और ये क्रोमेटिन के अंदर होता है क्रोमोसोम। मतलब क्रोमेटिन ही है क्रोमोसोम का बिखरा हुआ स्ट्रक्चर, लेकिन जब वो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बनता है तो फिर वो क्रोमोसोम बन जाता है। कुछ ऐसा। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। क्रोमोसोम्स जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, जीन भी जेनेटिक मटेरियल है। तो इन सब में डिफरेंस क्या है? बहुत लोगों को ये परेशानी होती है। तो फॉर ए काइंड इंफॉर्मेशन मैं बता दूं कि जो क्रोमोसोम है वो डीएनए से मिलकर बना होता है। ये मान के चलो डीएनए है, इसको डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ द डीएनए। और अगर कमेंट पे लिखोगे तो इसका भी स्ट्रक्चर बना दूंगा, मतलब इसका भी एक्सप्लेनेशन क्रिएट कर देंगे। तो डीएनए एक ऐसी चीज है जिसमें जीवन का फलसफा छुपा हुआ है। नहीं, सच में छुपा हुआ है इसमें। इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं ताकि अंडरस्टैंड करने में कोई परेशानी ना हो। तो ये जो डीएनए है कुछ इस प्रकार का दिखता है, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो इट इज डबल स्ट्रैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और ये जो है इसमें होते हैं प्यारे प्यारे छोटे छोटे ट्रांसवर्सल बेस पेयर्स। ठीक है, ये हो गया डीएनए, इसमें बेस पेयर्स होते हैं। और जीन क्या होता है? जीन इज दैट सेगमेंट ऑफ द डीएनए which can produce protein, a complete functional protein। ठीक है, और उससे ज़्यादा जीन का कोई काम नहीं है। जीन जो है वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है। अगर वो कंप्लीट फंक्शनल प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है तब वो जीन है। मतलब ये और भी यहाँ से यहाँ तक मान के चलो, ये वाला जो सेगमेंट है डीएनए का, इतना छोटा तो सेगमेंट नहीं होता है, लेकिन एज एन एग्जांपल इतना ये सेगमेंट है। तो ये अगर प्रोटीन मैन्युफैक्चर करने के कैपेबल है तब ये जीन कहलाएगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, और ये कैसे करता है? प्रोटीन मैन्युफैक्चर कैसे होता है? सपोज ये है डीएनए, तो मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं बनती और राइटिंग भी। ऐसा बोला जाता है कि जिनकी
मतलब जीनियस लोगों की राइटिंग अच्छी नहीं बनती, क्योंकि उनका जो ब्रेन है उनके हाथ से ज़्यादा फास्ट काम करता है, इसलिए हाथ ब्रेन के साथ मतलब एडजस्ट नहीं कर पाता। सो इसीलिए शायद मैं भी हो सकता हूँ उनमें से, नहीं लेकिन मुझे नहीं लगता। ठीक है, तो मान के चलो ये वाला पोर्शन जीन है, ठीक है, जो कंप्लीट प्रोटीन मैन्युफैक्चर कर सकता है, कंप्लीट फंक्शनल प्रोटीन मैन्युफैक्चर कर सकता है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो ट्रांसक्रिप्शन, वो जो है वो ट्रांसक्राइब होगा। मतलब ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें जो है डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है। ये वाला जो पोर्शन है वो ट्रांसक्राइब होगा। मान के चलो इतना पोर्शन जो है ये ऐसे ऐसे ये बन गया, अब आरएनए बन गया। इसमें भी बेस पेयर्स हैं, ठीक है, इसमें भी बेस पेयर्स है। सॉरी ये थोड़ा सा, तो ये आरएनए बन गया। इसको बोलते हैं एम इसको बोलते हैं mRNA। ये आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, और एम का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, जो कि जानते होंगे कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है। तो ये मैसेंजर आरएनए जो है वो उस तक इंफॉर्मेशन ले जाता है, मतलब राइबोसोम तक जाता है, और ये राइबोसोम को इंफॉर्मेशन देता है कि इस टाइप का प्रोटीन तुमको मैन्युफैक्चर करना है। एक्चुअली इसके बेस पेयर्स को राइबोसोम जो है वो रीड करता है और उसके हिसाब से प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है? यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से जो जीन है वो आरएनए में कन्वर्ट हुआ। ट्रांसक्रिप्शन मतलब ट्रांसक्रिप्शन, एक्चुअली आई डोंट नो द स्पेलिंग, बट यू कैन टेक इधर पी और इधर बी, बोथ ऑफ देम। नहीं, फोर्स नहीं डालता ना मैं किसी पे कुछ करो करके, तुम्हारी मर्जी, अब तुम जिसको भी ले सकते हो, क्योंकि साइंस में तो वैसे भी ज़्यादातर स्पेलिंग्स देखी नहीं जाती, मतलब स्पेलिंग्स उतना मैटर नहीं करती। ठीक है, तो ये आरएनए जो है वो न्यूक्लियस में डीएनए से आरएनए बना, आरएनए फिर न्यूक्लियस से बाहर निकला। ठीक है, फिर वो गया राइबोसोम के पास। अब राइबोसोम का स्ट्रक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। उसके 2 सब यूनिट्स होते हैं राइबोसोम का, जो है 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक छोटा वाला एक बड़ा। ठीक है, तो आरएनए जो है वो राइबोसोम के पास गया, और फिर राइबोसोम से ये जो बीच वाला जो गैप दिख रहा है, ये दोनों स्ट्रक्चर, दोनों सब यूनिट्स के बीच, वहाँ से जो है आरएनए, मैसेंजर आरएनए दैट इज, वो जो है वो यहाँ से गुजरता है, और ये जो सब यूनिट्स हैं वो उसको रीड करते हैं। ठीक है, राइबोसोम के जो 2 सब यूनिट्स हैं वो उसको रीड करते हैं, फिर रीड करने के बाद उसको प्रोटीन बनाते हैं। और ये जो है एमिनो एक वर्ड निकल गया, तो इसको भी बता देता हूँ क्या है ये। ये जो है ये एमिनो एसिड जो होते हैं, एमिनो एसिड्स, ठीक है, एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो एक टाइप के एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं। मतलब देयर आर टोटल 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स which forms different kind of proteins. There are uncountable types of proteins. मतलब कि अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाया कितने सारे प्रोटीन्स हैं, अभी तक अनडिस्कवर्ड है, नए नए प्रोटीन्स अभी तक डिस्कवर होते रहते हैं। ठीक है, तो ये 20 टाइप के हैं। मतलब मान के चलो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि 26 लेटर्स जो होते हैं अल्फ़ाबेट के,
26 अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं अपने इंग्लिश में, वो अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख वर्ड्स बनाते हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स। अगर नॉनसेंस वर्ड्स का देखो तो फिर तो कुछ भी बना देंगे, कितने भी अनकाउंटेबल। ठीक है, तो उसी टाइप का इसको भी समझो। 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स मेक्स different combination and makes different proteins. Okay, so here the transformer RNA, there is another type of RNA, there is another type of RNA which is known as transformer RNA, tRNA. Okay, so this tRNA brings that amino acid to the ribosome, and ribosome reads the messenger RNA here, that messenger RNA, and sequence the amino acids according to the message, according to the messenger RNA. ठीक है, तो ये मान के चलो सारे अमीनो एसिड्स आ गए। तो फिर यहाँ पे जो बेस पेयर्स, इनके जो बेस पेयर जो यहाँ पे इसको समझ में आएगा, एक कोड टाइप का समझ लो, ये कोड को डिकोड कर रहा है, इसमें जो कोडेड इन्फॉर्मेशन है इसको डिकोड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से अपना अमीनो एसिड आएंगे, ऐसे अमीनो एसिड्स है यहाँ पे, तो उन अमीनो एसिड्स को ये सीक्वेंस में करेगा, जो यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके सीक्वेंस के हिसाब से इनको सीक्वेंस में लाएगा। ठीक है, और उसके बाद अमीनो एसिड्स को मिला के प्रोटीन बनता है। और जो ये अमीनो एसिड जिस बॉन्ड से बने होते हैं उनको बोलते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो कभी कभार देखना प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे पेप्टाइड के बॉन्ड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स आर दी मोनोमर फॉर दी ऑफ द प्रोटीन। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मुझे याद आया कि मैं क्रोमोसोम पे था। क्रोमोसोम जो है एक्चुअली वो डीएनए से मिलकर बना होता है। और कैसे मिलकर बना होता है, ये मान के चलो ये अपना डीएनए है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है। किसके साथ मिलके? अपने कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसको बोलते हैं हिस्टोन्स प्रोटीन। हिस्टोन्स, उनके साथ मिलके ये मान के जो प्रोटीन है और इसके साथ ऐसे लिपट के, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे रहते हैं प्रोटीन्स, ऐसे करके बहुत ज़्यादा कंडेंस स्ट्रक्चर बना के ये जो है क्रोमोसोम में फिट होता है। मतलब बहुत ज़्यादा कंडेंस स्ट्रक्चर। यू वॉन्ट बिलीव दैट एक सेल होता है वो एक नीडल के पिन के 40,000 टाइम होता है। मतलब ये मान के चलो ये एक नीडल है, तो उसका जो टिप है, ये एक नीडल है, सुई है, उसका जो टिप है उसको अगर 40,000 भाग में बांटो तो फिर एक टिपिकल सेल होता है। मतलब एक टिपिकल सेल निकलेगा, कॉमन सेल। ठीक है, तो उसके 40,000वें भाग में और छोटे भाग, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें लगभग 2 मीटर तक का डीएनए रहता है। मतलब इमेजिन कर सकते हो कितना हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है और कितना माइन्यूट स्ट्रक्चर है कि 2 मीटर का डीएनए होता है एक न्यूक्लियस में, अप्रॉक्सीमेटली लगभग। और अगर सभी बॉडी के सभी इसको डीएनए को अनकॉइल्ड कर दिया जाए, ठीक है, तब वो इतना दूर हो जाएगा, मतलब इतना लंबा हो जाएगा कि अब आप अर्थ में खड़े हो तो वहां से जो अपने सोलर सिस्टम का लास्ट प्लैनेट है वहां से घूम के वापस आके आप तक पहुंच जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा लंबा स्ट्रक्चर बन सकता है उस डीएनए से अगर अनकॉइल करो तो। सोच सकते हो। हाँ, ये सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रोटोप्लाज्म and let's go ahead.
प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो क्या है ये प्रोटोप्लाज्म? ओके, इट इज सेड एज द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, बट अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि हम इम्परफेक्ट बायोलॉजी वाले हैं, इसलिए मेरे हिसाब से ये जो है ये थोड़ा सा अलग होना चाहिए डेफिनेशन। मतलब कि ये लिविंग है तो बाकी बाकी क्या चीज़ें नॉन लिविंग है। प्रोटोप्लाज्म मेनली इज कंपोज्ड ऑफ, इट इज सपोज ये है अपना न्यूक्लियस, ठीक, इसके पोर्स को दिखाने के लिए ऐसा बोला, ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, और ये है अपना सेल है। ठीक है, तो सेल का जो ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड, तो वो सारी चीज़ें मिलके एक प्रोटोप्लाज्म बनाती हैं। और प्लस ऑर्गेनेल्स, ये छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स, जो कि जैसे कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस। ठीक है, तो यही जो है हाँ, तो इसको बोल रहे थे कि ये लिविंग थिंग है, लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल है। लेकिन क्या सेल मेम्ब्रेन नहीं है लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल? नहीं, सोचो, मतलब इतना अत्याचार क्यों बेचारे के साथ? वी शुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। इसको भी मिलना चाहिए भाई जिंदा का दर्जा, क्योंकि ये बेचारा बहुत ज़्यादा काम करता है, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें करता है। ये तीनों करते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म और ये अपना सेल मेम्ब्रेन, लेकिन इसको इस तरह मुर्दा घोषित कर देना अच्छी बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है डेफिनेशन थोड़ा सा अलग होना चाहिए, दैट इज, और ये बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। मैं जो डेफिनेशन बोलूँगा वो बहुत एक्यूरेट है, दैट इज द सब्सटेंस इनसाइड द सेल विच इज एबल टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म, दैट्स इट, खत्म बात यहीं पे। और ये यहाँ पे कुछ मच्छर घूम रहे, मच्छर, अब चैन नहीं है इनको कहीं पे, हमें भी चैन से जीने देते। ठीक है, तो ये जो है प्रोटोप्लाज्म, मैं भूल गया मैं कहाँ पे था, मैं बहुत भुलक्कड़ आदमी हूँ, मैं कहाँ पे था, हाँ, इसका डेफिनेशन। सो इट इज कंपोज्ड ऑफ, ओ सॉरी, the substance inside the cell, the substance inside the cell which performs metabolism, metabolism। वैसे हैंडराइटिंग बहुत ही ज़्यादा गंदी है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन देख रहे हैं इसका। मेटाबॉलिज्म एक अगला दूसरा टर्म आया है। तो मेटाबॉलिज्म बहुत ही प्यारा शब्द है और इसको एक्सप्लेन करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, इसलिए मैं इसको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो फिर ये मेटाबॉलिज्म जो होता है, मतलब समझ गए होंगे, सब्सटेंस इनसाइड द सेल व्हिच परफॉर्म्स मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब एक लिविंग बीइंग की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वही है। अगर मेटाबॉलिज्म परफॉर्म नहीं करता तो फिर वो कभी लाइफ नहीं हो सकता। सब कुछ है उसमें, लेकिन अगर मेटाबॉलिज्म परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो फिर वो जो है एक लिविंग नहीं है। क्योंकि मान के चलो ये नहीं, मान के चलो नहीं, एक्चुअली जो लाइफ है, जो हम सभी जिस चीज़ से बने हैं, वो कुछ सर्टेन केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब सर्टेन केमिकल यूनिट्स हैं जिनसे हम मिल के बने हुए हैं। यू कैन मतलब समझ सकते हो कितना ज़्यादा चौंकाने वाली बात है कि हम कुछ नहीं है, बस एक केमिकल के बने हुए बॉडी है। वी आर जस्ट बंच ऑफ सेल्स और बंच ऑफ केमिकल्स एंड नथिंग मोर देन दैट। और वो केमिकल हम जो है वो केमिकल वैसा अरेंजमेंट मतलब बना भी पा रहे हैं, ठीक है, बना भी पा रहे हैं वैसा अरेंजमेंट। मतलब केमिकल से जो साइंटिस्ट हैं नाउअडेज, दे आर कैपेबल टू फॉर्म दैट स्ट्रक्चर विच इज दे आर प्रेजेंट इनसाइड देयर इन द सेल। सो लेकिन उसके बाद भी वो जो है वो लाइफ को आर्टिफिशियली जनरेट नहीं कर पा रहे हैं।
क्योंकि वहाँ पे मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, ठीक है। सब कुछ बन गया, मतलब सब कुछ, वो कंडीशन सारी दे दी, वो कंडीशन सब कुछ हो गया, सब कुछ बन गया, लेकिन वो जो है वो लाइफ परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसको कुछ और चाहिए उस मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करने के लिए। समझते हैं एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को। तो एनाबॉलिज्म इज द प्रोसेस विच रिक्वायर्स एनर्जी टू build up, and catabolism is the process which requires energy to be composed or to break down। तो सिंपल वर्ड्स में इसको देखें तो फिर एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब। और कैटाबॉलिज्म का अगर मीनिंग देखें तो इट इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी और द सेल। ओके, सो ये है इन दोनों का मतलब। यहाँ पे लिख देते हैं, छोटा सा, जगह की बड़ी तंगी है। कैटाबॉलिज्म मीन्स द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। ओके, बस इतना है ये मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और यहाँ पे आगे जो है एक और चीज़ है जो बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं। जो चीज़ है वो है, मैं बताऊंगा, इत्मीनान रखो, ज़रा सब्र रखो। So here it is, the protoplasm means प्रोटोप्लाज्म जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। द फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द सेकेंड वन इज, जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। और बहुत सारे लोग इसको गलत समझते हैं साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म मतलब क्या होता है एक्चुअली, जो सेल है, ठीक है। अब ये जो सेल है उसमें ये है न्यूक्लियस, और यहाँ पे जो प्लाज्मा है वो बस साइटोप्लाज्म नहीं है। यहाँ पे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं प्लस सेल प्लाज्मा होता है, वो दोनों होते हैं साइटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म का एक्चुअल मीनिंग देखें तो साइटोप्लाज्म इज दी सेल ऑर्गेनेल प्लस द प्लाज्मा ऑफ द सेल। अंडरस्टूड? एंड दिस इज नोन एज, टेक्निकल वर्ड फॉर दिस प्लाज्मा इज साइटोजोल। मतलब साइटोप्लाज्म देखे तो ये जो है ये ऑर्गेनेल्स हैं प्लस जो है यहाँ पे आ जाता है अपना दी साइटोजोल। लिखने के लिए भी जगह नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाता है साइटोजोल। अंडरस्टूड? इतना तो समझ में आ ही गया होगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा तो फिर क्विट कर दो यार, मेरे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है एक्चुअली। प्रोटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोजोल एंड द ऑर्गेनेल्स, नॉट ओनली द प्लाज्मा ऑफ द सेल। होप all of you have understood it. Okay, moving to the next topic, that is cell membrane. Actually, I should erase that topic name. So here it is the cytolemma.
we should use new terms. Oh, sorry. Yeah. We should we should use some new terms whenever you are studying biology. मतलब होना चाहिए यार, नए नए टर्म्स सीखो. साइटोलेम्मा, लेम्मा मतलब होता है मेम्ब्रेन. ओके, एंड साइटो यूनिवर्सली अंडरस्टूड इट इज, दैट इज सेल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेम्मा मतलब होता है मेम्ब्रेन. ठीक, आगे चलते हैं. साइटोलेम्मा सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये जो है अपना सेल, ये सेल है और यहाँ पे बाइलेयर मेम्ब्रेन होता है. ठीक है, साइटोलेम्मा जो होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है बाइलेयर होता है, 2 लेयर का बना होता है. और ये कैसे बना होता है, इसका एक छोटा सा वो देख लो. ये जो है, ये ऐसा कुछ, हाँ वही ऐसा ही कुछ. तो इसको हम थोड़ा सा दिखाते हैं. ये जो होता है लिपिड से बना होता है. लिपिड एक टाइप का फैट होता है. लिपिड जो है ये, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. ये तो अगर थोड़ा सा मतलब इसमें थोड़ा सा स्माइल ला देते हैं तो ये थोड़ा सा कार्टून टाइप का लगेगा. इट इज क्वाइट नाइस. नहीं छोड़ो. तो लिपिड जो होता है उसका एक्चुअली ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पे जो होता है ये, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक एंड. हाइड्रोफिलिक, ठीक है. एंड दिस 2 थिंग्स आर हाइड्रोफोबिक एंड. These are the hydrophobic ends. Hydrophobic. तो यहाँ पे हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लवर, ऑब्वियसली. फिलिक मतलब लवर, हाइड्रो मतलब वाटर, एंड हाइड्रो इट इज इक्वल टू वाटर, एंड द फोबिक इज डज मीन हेटर और डरने वाला. ठीक है, हेटर और दी which get scared. ठीक है, तो ये होता है फोबिक मतलब डरने वाला या फिर नफरत करने वाला. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो जो लिपिड मेम्ब्रेन है वो ऐसा मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ये गोला वाला टाइप है, मतलब हाइड्रोफोबिक एंड है. और इंटरनली ये जो है हाइड्रोफोबिक एंड है. यहाँ पे एक्सटर्नल हाइड्रोफिलिक एंड है और इंटरनली यहाँ पे हाइड्रोफोबिक एंड है. ठीक है, तो ऐसा ही अरेंज होता है सेल मेम्ब्रेन. यहाँ पे कुछ पोर्स भी होते हैं, कुछ चैनल्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम इसका मेन फंक्शन देखने जा रहे हैं. तो ये हो गई स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन की. अब आगे बढ़ते हैं. तो आगे जब बढ़ेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि सेल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करता है. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करता है. कैसे? ये जो मेम्ब्रेन है इसमें कुछ चैनल्स होते हैं. जैसे कि मान के चलो ये मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे एक चैनल है, बाइलेयर मेम्ब्रेन, यहाँ पे चैनल. ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि ये जो है सॉल्यूट्स, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि सेल में नहीं चाहिए, जो कि सेल को रिक्वायर्ड नहीं है, वैसी चीज़ों को आने से रोकता है अंदर. मतलब जितने साइज़ की होनी चाहिए उससे ज़्यादा बड़ी है तो फिर वो नहीं आने देते. सेल मेम्ब्रेन का एडवांटेज है. और ये दूसरा चीज़ ये भी है कि सेल मेम्ब्रेन जो है सारे सेलुलर मटेरियल्स को कंसिस्ट करके रखता है. अगर नहीं होता वो तो फिर 5 ml का लिक्विड 10 किलोमीटर में फैल जाए कैसे लगेगा? बिल्कुल बुरा लगेगा. नहीं, मतलब लाइफ ऐसे परफॉर्म ही नहीं की जा सकती ना.
और सेल मेम्ब्रेन को मुर्दा घोषित किया जाता है बेचारे को। एक्चुअली सेल वॉल मुर्दा है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो सॉल्यूट्स होते हैं उनको अंदर आने से रोकता है, जो जिस साइज के एक पर्टिकुलर साइज से बड़े सॉल्यूट्स को, ठीक है। और आगे जो है मतलब थोड़ा सा और इसका फंक्शन देख लेते हैं। सॉल्यूट्स का आ ही गया है बात, तो फिर मैं कुछ और भी बातें बता देता हूँ। जैसे सर्च करके देख लेना अगर मेरी बातों का यकीन नहीं होगा तो 25 ग्राम्स, ठीक, अप्रोक्सीमेटली 25 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इज एनफ टू किल एन इन्फेंट। मतलब एक बच्चे को, एक 10-12 साल के बच्चे को मारने के लिए 25 ग्राम नमक काफ़ी होता है। या तो उसको ये मार देगा या तो उसको पैरालाइज कर देगा। नहीं मतलब बड़ी शॉकिंग बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। और वहीं कुछ 30 से 35 ग्राम ही एडल्ट्स को मारने के लिए लगता है। मतलब एक वेल ग्रोन अप एडल्ट जिसकी बॉडी एक एवरेज हाइट और वेट में आ जाती है, तो उसके लिए जो है अपना 35 ग्राम्स अप्रॉक्स नमक लगेगा। और वो जो है वो या तो पैरालाइज हो जाएगा या तो वो मर जाएगा। वो कैसे? हियर आई गोना एक्सप्लेन। यहाँ पे सेल के चैनल्स है छोटे छोटे, ठीक है। अब ये मान के चलो ये सॉल्ट का सॉल्ट पार्टिकल्स हैं यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो ये जो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं और इस सेल के चैनल्स के थ्रू जा नहीं पाएंगे। 25 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट मतलब बहुत ज़्यादा नमक, मतलब सब जगह है, सब जगह है, सब जगह है सॉल्ट, सब जगह है। तो ब्लड को यहाँ से जाने के लिए रास्ता चाहिए। ब्लड को यहाँ से जाने के लिए रास्ता चाहिए, मतलब ये ब्लड वेसल है यहाँ से, तो ब्लड वेसल को यहाँ से अपने न्यूट्रिएंट्स छोड़ने के लिए रास्ता चाहिए। इसमें भी वो है, इसमें भी सॉल्ट्स हैं। तो फिर इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसके छोटे छोटे पोर्स के थ्रू बाहर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। जहाँ जिस मीडियम में सेल को नरिशमेंट मिलेगा उस मीडियम में नहीं जा पाएंगे। तो फिर ये जो है ब्लड वेसल वो अपनी प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर देता है। ये एक्चुअली ब्लड वेसल नहीं करता, हाइपोथैलेमस का काम है ये। तो ये जो है ब्लड वेसल में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ताकि ये जो है बाहर जाए इसका न्यूट्रिशन। और यहाँ पे जहाँ तक कि रास्ता ब्लॉक है सेल के लिए, तो सेल में जो है न्यूट्रिशन नहीं पहुँच पाता। फिर ब्लड से कोई कांटेक्ट नहीं होता, न्यूट्रिशन से कोई कांटेक्ट नहीं होता, ऑक्सीजन से कोई कांटेक्ट नहीं होता। तो ऐसे में बेचारा अकेला पड़ जाता है और फिर फंक्शनलेस हो जाता है। बड़ी अजीब बात है, 25 ग्राम नमक। तो ठीक है दोस्तों, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर कर देना यार, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो तुम कर ही दोगे, समझदार हो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद। और कोरोना में अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर मत निकलिए।